गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 7 हमारे अतीत इसका भाग नंबर 1 देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना पाठ पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि हमारे देश की जनता को कैसे सभ्य और उसकी शिक्षा के बारे में क्या काम किया गया था, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। पाठ नंबर 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आप पहले पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ों का जब शासन था तो यहाँ के जो राजा थे, नवाब थे और किसान थे और जो आदिवासी लोग जो थे उन पर ब्रिटिश सरकार का उनके द्वारा किए गए कामों का किस तरह के प्रभाव पड़े। इस पाठ में जो हम देखेंगे वो ये कि इन चीज़ों पर, इन प्रभावों का विद्यार्थियों के जीवन पर भी क्या प्रभाव पड़ा। छात्रों के जीवन को जो है वो समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत में जो था अंग्रेज़ जो आए थे, अंग्रेज़ वो केवल भूमि के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना और यहाँ की जो आय होती है जिनसे भी उन पर कब्जा करना ही नहीं चाहते थे। उनका कुछ एक और अलग मिशन था कि सांस्कृतिक मिशन। वे मानते थे कि उन यहाँ के जो देसी लोग हैं उनको सभ्य बनाना और उनके जो रीति रिवाज है, उनके मूल्य मान्यताओं को बदल देना। इसके लिए उन्होंने क्या क्या बदलाव लाए। भारतीयों को शिक्षित करना, सभ्य बनाना, अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक एक अच्छी प्रजा बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। अंग्रेज़ों के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। इन सवालों पर काफ़ी समय तक जो थी वो बहस चलती रही। अंग्रेज़ जो थे वो यहाँ की शिक्षा को किस तरह से देखते थे। सबसे पहले तो ये देखना था कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ों की सोचने का तरीका क्या था और वो यहाँ के क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहते थे। वो जो 200 सालों से यहाँ से किस तरह से विकसित हुए, इसमें हम देखेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी अपनी राय दी और अंग्रेज़ों के विचार को कैसे विकसित किया और भारतीयों को कैसे आगे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की जो परंपरा है, 1783 में विलियम जोन्स जो एक अंग्रेज़ था कलकत्ता आया और उसने ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी की जो स्थापित किया गया था कानून, वहाँ पर जज का काम कर रहा था। कानून का जानकार होने के साथ साथ वह एक अच्छी भाषा में भी विद्वान था। उसने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा पढ़ी हुई थी। वो फ्रेंच भाषा और अंग्रेज़ी दोनों को जानता था और यहाँ से अपने एक दोस्त से अब अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी जान चुका था। कलकत्ता में जब आया तो वो रोज़ घंटों जो संस्कृति के विद्वान थे उनके साथ बैठकर संस्कृत के बारे में और उसके व्याकरण के बारे में पढ़ने लग गया। कुछ समय के बाद उसे जो था उन्होंने कानून, दर्शन और ये सब कुछ का अध्ययन आरंभ कर दिया। जो भी विषय थे उसका अध्ययन कर दिया। जज ने पाया कि कोलकाता में जो तैनात हैं या ड्यूटी पे जो लोग हैं वो सारे अंग्रेज़ ऑफिसर हैं और उनकी तरह ही वो सीखने के लिए आतुर रहते हैं। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में लिख रहे थे और प्राचीन विरासत को समझने में प्रयास करने लग गई। इन लोगों ने साथ मिलकर एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कर दिया। यहाँ पर एक पत्रिका आरंभ किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति जो था एक अलग तरह का रवैया रखता थे। वे भारतीय और पश्चिम दोनों की संस्कृतियों के प्रति जो था वो बहुत प्रेम और आदर भाव था। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता जो थी वो प्राचीन
काल में वैभव के पूरे शिखर पर थी, परंतु बाद में ये इसका पतन होता चला गया। उसका सोचना था कि भारत को समझने के लिए यहाँ पर जो पहले जो कानून लिखे गए हैं और जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको खोजना ज़रूरी है और उनको समझना भी ज़रूरी है। उनका कहना था कि हिंदू और जो मुस्लिम लोग थे उनके कानूनी विचार और रचनाओं के ज़रिए उनको समझा जा सकता था। इन रचनाओं को पढ़कर या अध्ययन कर समझकर एक नए भारत का विकास का आधार हो सकता था। इन्हीं प्रयासों से प्रभावित होकर और भी कंपनी के बहुत से जो लोग थे उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी की बजाय भारतीयों का जो ज्ञान है वो देना चाहिए। वो चाहते थे कि भारतीयों का जो ग्रंथ है उनको अध्ययन करने के लिए संस्कृत और जो फारसी साहित्य है उनको पढ़ने के लिए कुछ स्कूल या संस्थानों की स्थापना की जाए। उनका सोचना था कि हिंदू और मुस्लिमों को वही पढ़ाना चाहिए जो पहले जानते थे और वो किस प्रकार जिससे वे आदर और महत्व भी देते थे। उन्हें जो थे उनकी जानकारी के बिना अनजाने विषयों की जानकारी नहीं देनी चाहिए। इन अफसरों की राय जो केवल थी वो देसी जनता का दिल जीत सकते थे। केवल तभी जो प्रजा थी वो अपने अजनबी शासक से आदर पा सकते थे। इसको देखते हुए 1781 में अरबी फ़ारसी इस्लामिक कानून को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा मुसलमानों के स्कूल को बोला जाता है। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी गई और वहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। पूर्व की गलतियाँ। 19वीं सदी जब आरंभ हुई तो बहुत सारे अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रति प्राच्य दृष्टिकोण की आलोचना करने लग गए। उनका कहना था कि पूर्व का जो समाज है वो ज्ञान की त्रुटियों से गलतियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनका सोचना था कि पूर्वी साहित्य जो था वो गंभीर और स्थायी था। इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि हमें फ़ारसी और संस्कृत को पढ़ाना चाहिए, देना चाहिए और इस पर इतना खर्चा भी नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर जो आलोचना करने वाले थे उनमें से जेम्स मिल जो था वो मुख्य तौर पर था। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और दिल जीतने के लिए जनता के हिसाब से या उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसका कहना था कि लोगों के हिसाब से उनको उनकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और चीज़ों का जो ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम के जो लोग हैं वो किस तरीके से तकनीक और विज्ञान में सफलता हासिल किए हैं। 1830 के तक जो विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बैबिंगटन मैकाले इन आलोचनाओं का मुख्य बन गया और बहुत प्रभाव रखने वाला व्यक्ति था। वह भारत को जो था वो असभ्य मानता था, जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्व में जो ज्ञान की जो कोई भी शाखा इंग्लैंड के बराबर प्रगति नहीं कर रही थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छा यूरोप का पुस्तकालय केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। ये समूचे साहित्य के बराबर है। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश सरकार प्राच्यवादी ज्ञान पर जो पैसा खर्च कर रही है वो नहीं करना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेज़ी सिखाने की ज़रूरत पर ज़्यादा जोर दे दिया। उसका कहना था कि अंग्रेज़ी जो थे का जो ज्ञान है वो भारतीयों को बहुत अच्छा और साहित्यिक पढ़ने को मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के विकास से जानकार हो जाएंगे और इसका वहाँ अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों को सभ्य बनाने और रुचि मूल्य और संस्कृत बदलने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। मैकाले के जो विवरण के आधार पर 1835 का जो शिक्षा कानून पारित किया गया उसमें कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा को भी माध्यम बनाया जाएगा और कोलकाता संस्कृत जैसे जो संस्थान है उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। इन संस्थानों का
अपने आप जो ख़त्म होते चले जाएंगे और ये अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी गई इनको। इंग्लिश पाठ्यक्रम छपने लग गया। व्यवसाय जो काम के लिए जो शिक्षा थी, 1854 में कंपनी ने लंदन का जो डायरेक्टर ऑफ था भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के लिए एक पत्र भेजा। कंपनी का अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया इस संदेश में कहा गया कि शिक्षा नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से कहा जाता है कि प्राच्यवाद के स्थान पर जो था, यहाँ की जो शिक्षा थी उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाया जाए। इस पत्र में ये भी कहा गया कि इससे जो था वो व्यावसायिक क्षेत्र में भी लाभप्रद होगा। इसके क्षेत्र से यूरोप की जो शिक्षा है उसको भारतीयों के व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होने में लाभ मदद और मिलेगी और संसाधनों के विकास को समझने में भी मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोप की जीवन शैली से जो जानकार करवाया जाएगा तो उनकी रुचियों में और भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश में जो चीज़ें बन रही थी उनकी मांग पैदा होगी और यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को खरीदना आरंभ हो जाएंगे। पत्र में ये भी कहा गया कि जो शिक्षा है वो भारतीयों के चरित्र का जो उत्थान भी करेगी। वो ज़्यादा ईमानदार बन जाएंगे और कंपनी के लोगों को जो यकीनन कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। पत्र के अनुसार पूर्व का साहित्य जो था वो न केवल गलतियों से भरा पड़ा था बल्कि यहाँ ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा करता और शासन के लिए आवश्यक निपुणता भी पैदा कर सकता था। 1854 का जो पत्र था वहाँ उसके बदले कई कदम उठाए गए। सरकारी विभागों का गठन कर दिया गया ताकि शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण हो जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय जो था वो कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए जा रहे थे। स्थानीय पाठशाला जो थी उनका क्या हुआ वो देखते हैं। विलियम एडम की जो रिपोर्ट थी ये 1830 में स्कॉटलैंड से आया था और बिहार और बंगाल का दौरा किया। कंपनी के ने जो देसी स्कूल थे वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट करने का जिम्मा दिया। इसने जो रिपोर्ट बनाई वो काफ़ी मज़ेदार थी। उसने देखा कि बिहार और बंगाल में जो 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, छोटे पाठशालाएँ, उनमें जो थे वो 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशाला में पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि लगभग 20 लाख लोग थे। पाठशालाएं जो लोग संपन्न लोग या समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं जो थी वो गुरु के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो इस लेसन में हम अध्याय में पढ़ना आरंभ किया है कि अंग्रेज़ों ने शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए, कैसे विश्वविद्यालय स्थापित किए आदि सब। और जो एक विलियम एडम जो आया था उसने क्या रिपोर्ट बनाई उसके बारे में अगले भाग में फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।